बीकॉम और डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट कर चुकी सीए सुरभि गोयल जी टैली, एफए, एसएपी और फिनिकल में दक्ष हैं। ऑटोमोबाइल डीलरशिप कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स आदि के इंटरनल ऑडिट्स में वृहद अनुभव और बहुत से इनकम टैक्स असाइनमेंट्स जैसे कंसल्टेंसी और इनकम टैक्स स्क्रूटनी केसेस में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर चुकी सीए सुरभि गोयल जी रिपोर्ट ड्राफ्टिंग, प्रेजेंटेशन, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी एक्सपर्टीज रखती हैं। कंसल्टेंट की भूमिका का निर्वहन कर रही सीए सुरभि गोयल जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं सुरभि गोयल आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू रजिस्टर अ ट्रेडमार्क एंड व्हाट इज़ अ ट्रेड लाइसेंस, हाउ टू रजिस्टर अ ट्रेड लाइसेंस। आज के सेशन में हम बेसिकली दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ट्रेडमार्क और ट्रेड लाइसेंस के बारे में। सबसे पहले हम ट्रेडमार्क के बारे में जानेंगे कि ट्रेडमार्क क्या होता है, क्या उसके फीचर्स हैं, क्यों ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाते हैं लोग, कौन हैं जो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हैं, प्रोसीजर क्या है, गवर्नमेंट की फ़ीस क्या है, कैंसिलेशन कैसे होगा ट्रेडमार्क का। ये सारी चीज़ें पहले हम ट्रेडमार्क के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम सेकंड सेशन में समझेंगे कि ट्रेड लाइसेंस क्या होता है, हमें ट्रेड लाइसेंस कब अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। आइए शुरू करते हैं ट्रेडमार्क से। व्हाट इज़ अ ट्रेडमार्क? पीपीटी पे जाने के पहले हम एक लेमैन लैंग्वेज में समझें कि ट्रेडमार्क क्या होता है। ट्रेडमार्क बेसिकली एक लोगो है जिससे आप कोई भी प्रोमिनेंट फेमस ब्रांड का गुड्स या सर्विस रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। जैसे कई बार होता है हम कपड़े पहन रहे हैं प्यूमा के, या शूज़ ले रहे हैं एडिडास के, नाइकी के, तो अगर इनका नाम नहीं भी लिखा है, सिर्फ सिंबल है, तो भी हम पहचान जाते हैं कि हाँ ये इस ब्रांड का है। तो वो इतना विजिलेंट इसलिए है क्योंकि जो रिस्पेक्टिव ब्रांड्स हैं उन्होंने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराया है, उनके हर एक प्रोडक्ट पे उनका ट्रेडमार्क इम्प्रिंटेड है। तो जैसे जैसे कोई भी ब्रांड बिल्ड होता जाता है उसका लोगो उतना ज़्यादा फेमस हो जाता है और अपने ट्रेडमार्क के थ्रू, लोगों के थ्रू वो ब्रांड जानने में आता है। तो ट्रेडमार्क बेसिकली कुछ भी हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, कोई फ्रेज़ हो सकता है, सिंबल, डिज़ाइन, या इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। कई ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने कोई फ्रेज़ को अपना ट्रेडमार्क बना रखा है, किसी ने कुछ डिज़ाइन को बना रखा है, किसी वर्ड को बना रखा है। तो ट्रेडमार्क कुछ भी हो सकता है, फ्रेज़, वर्ड, डिज़ाइन, इनका कॉम्बिनेशन दैट आइडेंटिफाइज योर गुड्स और सर्विस। गुड्स का है तो उसको हम ट्रेडमार्क कह देते हैं, सर्विस का है तो उसको हम सर्विस मार्क कह देते हैं। बेसिकली वन एंड द सेम थिंग है। और ये जो ट्रेडमार्क है वो इंटैंजिबल एसेट होता है किसी भी कंपनी के लिए। ट्रेडमार्क कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप छू करके देख सकते हैं, ये एक इंटैंजिबल एसेट है। जैसे आपका पेटेंट है, कॉपीराइट है, इस तरह की चीज़ें किसी भी कंपनी के लिए, इंडिविजुअल के लिए इंटैंजिबल एसेट्स होती हैं। इनको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड ट्रेडमार्क इज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। It's how customers recognize you in the marketplace and distinguish you from your competitors. फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे हम नूडल्स की बात करें तो दो तीन तरह के नूडल्स हैं जो बहुत फेमस हैं। सबसे पहले अगर हम नूडल्स की बात करें तो मैगी आता है हमारे दिमाग में, यिप्पी नूडल्स आते हैं। और अगर आप किसी छोटे बच्चे के आगे भी उनके सिंबल्स रख देंगे, लोगो रख देंगे, तो वो भी पहचान जाएंगे कौन सा किसका सिंबल है। ये इम्पैक्ट होता है किसी भी ट्रेडमार्क का कि बहुत जल्दी ये अपनी पिक्चर रजिस्टर कर लेता है। The word trademark can refer to both trademark and service mark. A trademark is used for goods while a service mark is used for services. हम ट्रेडमार्क की डेफिनेशन अगर समझें तो a trademark identifies the source of your goods or service.
सबसे पहली चीज़, ये रजिस्टर करता है आपके गुड्स या सर्विस को कस्टमर्स के दिमाग में। जो आपका सिंबल है, आपका लोगो है, इससे एक अच्छा रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपके गुड्स एंड सर्विस का। दूसरा, ये लीगल प्रोटेक्शन देता है आपके ब्रांड को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई भी चिप्स वेफर्स आप मैन्युफैक्चर करते हैं और आपका ब्रांड फेमस हो जाता है, लोग आपके ब्रांड को, आपके नाम को पहचानने लगते हैं। हो सकता है कोई और आए, आपका सिमिलर साइन लोगो ले करके वो भी ब्रांड को उसी नाम से चिप्स बनाने लगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्ट हो जाते हैं जब आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लेते हैं। जब आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं अपने डिज़ाइन लोगों को, और वो आपको लीगली प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद कोई भी इंसान आपके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को यूज़ नहीं कर सकता है विदाउट योर परमिशन। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो भी लोगो है, आपकी जो भी आइडेंटिटी है गुड्स या सर्विस की, उसको आप ट्रेडमार्क के फॉर्म में रजिस्टर ज़रूर करें। Trademark protects you against frauds and counterfeiting as well. For example, let's say you use a logo as a trademark for your small woodworking business to identify and distinguish your goods or service from others in the woodworking field. This does not mean that you stop others who are not in the woodworking field to use similar logo. कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई फर्नीचर का, कारपेंटर का, या आप होम डेकोर की सर्विस देते हैं, उसके प्रोडक्ट्स बेचते हैं, आपने कोई भी अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कर रखा है। क्योंकि ट्रेडमार्क में क्या होता है कि ट्रेडमार्क क्लास एक कॉन्सेप्ट है जिसमें वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज के वेरियस क्लासेस हैं। जैसे हेल्थ केयर सर्विस का अलग क्लास है, होम डेकोर सर्विस का अलग है, आर्किटेक्चरल सर्विस का अलग क्लास है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसक्रीम कर रहे हैं उसके लिए अलग क्लास है। तो वेरियस क्लासेस हैं ट्रेडमार्क के, जिनमें ये रहता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर के लिए आप रजिस्टर कर रहे हैं, आपने कोई नाम हेल्थ केयर के लिए रजिस्टर किया, तो ऐसा नहीं है कि किसी और फील्ड में वो नाम अवेलेबल नहीं होगा, किसी और को पर्टिकुलर फील्ड में नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने बिजनेस के अंडर उसको रजिस्टर कर रखा है। पर दूसरे जो आपके फील्ड्स हैं बिजनेस के, उसमें कोई और चाहे तो उस नाम को ले सकता है, उस नाम से अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। उससे पहले एक बार हम ब्रीफ में ये जान लें कि ट्रेडमार्क कौन कौन रजिस्टर कर सकता है। ट्रेडमार्क कोई भी इंडिविजुअल रजिस्टर कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो तभी आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो अपने लिए कोई भी नाम, कोई भी डिज़ाइन रिजर्व करके रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडमार्क। और जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म्स, वो अपनी फर्म के नाम पे ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकती हैं। इंडिविजुअल पार्टनर्स या डायरेक्टर्स के पास ये राइट नहीं आता है कि वो उस ट्रेडमार्क को अपने नाम पे रजिस्टर करें। वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ कंपनी के नाम पे रजिस्टर होते हैं वो ट्रेडमार्क। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहला है a copy of the trademark or of the logo. In case of trademark, for word, logo is not required. सबसे पहली चीज़ सॉफ्ट कॉपी की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेडमार्क के। जो भी आपने डिज़ाइन फाइनलाइज किया है, जिसको आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं, वो आपका सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल होना चाहिए। एप्लीकेंट्स डिटेल लाइक नेम, एड्रेस, नेशनैलिटी, जो भी KYC डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका पैन, आधार, आपका कोई आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, वो रिक्वायर्ड होता है जिससे आपका नाम, पता, नेशनैलिटी वगैरह वगैरह लिया जा सके। इन केस ऑफ कंपनी और LLP, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, अगर आप बिजनेस के नाम से ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा रहे हैं तो जो भी आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है वो रिक्वायर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं और कंपनी अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करा रही है तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। अगर आप LLP हैं तो LLP का, अगर आप पार्टनरशिप फर्म हैं तो पार्टनरशिप फर्म का। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे ट्रेडमार्क रजिस्टर कराएंगे
उस केस में ऑर्गेनाइजेशन का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन इन केस कंपनी इज एलिजिबल फॉर लोअर फाइलिंग फी। जैसे उद्योग आधार में गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट्स दे रखे हैं, तो अगर आपके पास उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है तो आपको वो भी लगाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विस रिप्रेजेंटेड बाय द मार्क। जो भी आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कर रहे हैं उसके अंदर आप कौन सा गुड्स या सर्विस उससे एसोसिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप नूडल्स मैन्युफैक्चर करने वाले हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ लिखनी होगी। कोई जनरल ट्रेडमार्क नहीं मिलता है कि आपने कोई भी डिज़ाइन बनाया उसको आप ट्रेडमार्क करवा रहे हैं। ज़रूरी है उससे कोई ना कोई गुड्स या सर्विस एसोसिएटेड हो ताकि उसका ट्रेडमार्क क्लास जाना जा सके। बिना ट्रेडमार्क क्लास प्रॉपर्ली मेंशन किए हुए ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल नहीं होती है। ट्रेडमार्क क्लास अंडर द एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल्ड, जिसकी हमने बात करी कि ट्रेडमार्क क्लासेस होती हैं 48, 44, 42, 39 वेरियस क्लासेस हैं जिसमें अलग अलग सेक्टर्स की सर्विसेज गुड्स लिखे हुए हैं। तो डिपेंड करता है आप कौन से गुड्स या सर्विस में जा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके ऊपर कौन सी ट्रेडमार्क क्लास अप्लाई हो रही है। पावर ऑफ अटॉर्नी इन फॉर्म 48 फॉर्मेट शुड बी साइंड बाय द एप्लीकेंट। जब आप किसी भी प्रोफेशनल को अपना ट्रेडमार्क अप्लाई करने के लिए देते हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी भी अटैच होती है इन फॉर्म 48। अब हमने इसके पहले की स्लाइड में देखा कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो कोई इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो भी आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करने जा रहे हैं उसका लोगो चाहिए, उसका डिज़ाइन चाहिए, उससे एसोसिएटेड गुड्स एंड सर्विस चाहिए, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अब हम बात करते हैं कि ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझ लें कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, फिर हम स्टेप बाय स्टेप फाइलिंग देखेंगे कैसे करते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले रिक्वायर्ड है कि आप ट्रेडमार्क सर्च कर लें। आप देख लें कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो कौन सी क्लास में फॉल करता है। ऐसा तो नहीं है कि सिमिलर टाइप का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, मिलता जुलता, काफ़ी क्लोज रिजेंबल करता हुआ, ऐसी अगर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है तो बहुत मुश्किल है कि आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट हो पाए, अप्रूव हो पाए। तो बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडमार्क एप्लीकेशन भरने के पहले ट्रेडमार्क सर्च कर ली जाए, प्रॉपर्ली देख लिया जाए कि कोई भी रिजेंबलिंग एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ना हो, उसके बाद ही आप अपनी एप्लीकेशन के लिए प्रोसीड करें। उसके बाद आती है एप्लीकेशन प्रिपेयर करना। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जिसमें आप एप्लीकेशन को फाइल करेंगे, भरेंगे। उसके बाद आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे जिसकी कुछ गवर्नमेंट फीस है जो आपको पे करनी होगी। जब एप्लीकेशन आपकी फाइल हो जाएगी तो जो रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेडमार्क है वो देखेगा कि आपकी एप्लीकेशन में कोई कमी तो नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं उसको लगाना है। इन केस आपकी फाइल एकदम क्लियर है तो वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगा। इन केस कोई कमी है जो ज़रूरी है कि करेक्ट की जाए, आपकी एप्लीकेशन में कोई भी चीज़ है जो पूरी नहीं है जिसमें ऑब्जेक्शन हो सकता है रजिस्ट्रार को, तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर करके आपको भेजेगा। आपको विद इन द टाइम लिमिट जो 30 डेज होती है उसके अंदर उसके डाउट्स क्लियर करने हैं। जो भी उसने ऑब्जेक्शन रेज किए हैं उन्हें सॉल्व करना है, उनके आंसर को देना है। जब ऑब्जेक्शंस क्लियर हो जाएंगे आपकी एप्लीकेशन के, उसके बाद जो रजिस्ट्रार है वो आपके ट्रेडमार्क को पब्लिश करता है, जिससे जो भी एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं वो देख लें। अगर किसी को अपोज करना है, कोई अपोजिशन आता है 3 महीने के अंदर, तो उसका फिर अलग स्टेप है, उसमें अलग प्रोसेस है कि अगर आपके ट्रेडमार्क को जिसको आप रजिस्टर करना चाहते हैं कोई अपोज कर देता है कि मेरे पास एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क ऑलरेडी है या रिजेंबलिंग वेरी क्लोज रिजेंबलिंग ट्रेडमार्क ऑलरेडी है, तो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगी, आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा जब तक वो पर्टिकुलर इशू रिजॉल्व नहीं होता है। इसलिए जब एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है, ऑब्जेक्शंस क्लियर हो जाते हैं, 3 महीने के लिए ट्रेडमार्क पब्लिश होता है ताकि एग्जिस्टिंग पार्टीज़ जो हैं वो देख लें कि ट्रेडमार्क क्लोजली रिजेंबल तो नहीं कर रहा है कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। एंड इन केस कोई भी अपोजिशन नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, तो आपको सक्सेसफुली आपका ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो
ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है किसी भी ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने का, बिकॉज पहले आप एप्लीकेशन कंप्लीट करते हैं, ट्रेडमार्क सर्च करते हैं, एप्लीकेशन भरते हैं, कंप्लीट करते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रार चेक करता है एप्लीकेशन में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। जब ऑब्जेक्शन सारे रिजॉल्व हो जाते हैं उसके बाद उसको पब्लिश करते हैं, उसमें 3 महीने का टाइम दिया जाता है ताकि एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पार्टीज़ चेक कर लें। उसके बाद आपके ट्रेडमार्क को इन केस कोई ऑपोजिशन नहीं आता है तो सर्टिफिकेट मिल पाता है। आइए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं कि ट्रेडमार्क को कैसे रजिस्टर करना है। सबसे पहला स्टेप है ट्रेडमार्क सर्च। The search should be done in both for various combination of similar marks on the intellectual property website. ट्रेडमार्क सर्च के लिए या ट्रेडमार्क रजिस्टर के लिए आप आईपी की वेबसाइट पर जाएंगे जिस पे आप अपने ट्रेडमार्क सर्च कर सकते हैं वेरियस कॉम्बिनेशंस में। In case similar marks are found, check the description to see if the mark represents same set of goods proposed by you. अगर आपके goods अलग है, जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो अलग है, तो चांसेस है आपको मिल जाएगा। अगर सिमिलर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको नहीं मिलेगा। सेकेंड स्टेप आता है एप्लीकेशन प्रिपरेशन। इन द सेकेंड स्टेप एन एप्लीकेशन इज प्रिपेयर्ड बाय द ट्रेडमार्क अटॉर्नी। फॉर्म 48 and TM1 will be prepared for approval and signature of the trademark applicant. आपकी एप्लीकेशन प्रिपेयर होती है जब आपका ट्रेडमार्क सर्च कंप्लीट हो जाता है और प्रोस्पेक्टिवली लगता है कि हमें ये ट्रेडमार्क मिल जाएगा, कोई क्लोजली रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं एग्जिस्ट करता है। देन आप एप्लीकेशन प्रिपेयर करते हैं, फिर आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं। इन द थर्ड स्टेप ट्रेडमार्क फाइलिंग इज कंप्लीटेड विद ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। गवर्नमेंट फी फॉर रजिस्टरिंग अ ट्रेडमार्क फॉर इंडिविजुअल इज ₹4500 and for other types of applicant it is 9,000. There is a separate fee set up for attorney professional which is 3,500 for each application. Then fourth step में आती है government processing. Once trademark application is filed and government is processing the application, the status of the trademark application must be checked periodically. जब आपकी एप्लीकेशन आप फीस भरने के बाद फाइल कर देते हैं, आपको स्टेटस चेक करते रहना है ताकि अगर कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है आपके पास ईमेल भी आएगी, बट स्टिल आप बेहतर है कि आप अपने अकाउंट में जा कर के चेक करते रहें कि अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज हुआ है तो आप उसका जवाब दे पाएँ। इन केस ऑफ ऑब्जेक्शन एन ऑब्जेक्शन रिप्लाई मस्ट बी सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट विद इन 30 days। कोई अगर ऑब्जेक्शन रेज हुआ है, कोई आपके पास ऐसी एप्लीकेशन आई है ऑब्जेक्शन की, आपको 30 days के अंदर उसका रिप्लाई सबमिट करना है। सिमिलरली in case of opposition, the applicant must respond in a time-bound manner to solve the concerns of the counterparty. In case of opposition, applicant must respond. आपको within time respond करना है अगर कोई भी objections raise हुए हैं ताकि आपकी application proceed कर पाए। जब आपकी एप्लीकेशन ऑब्जेक्शन से फ्री हो जाती है उसके बाद ट्रेडमार्क पब्लिशिंग का स्टेप आता है जिसमें आपके ट्रेडमार्क को पब्लिश किया जाता है और 3 months के टाइम के लिए उसको वहीं पे होल्ड रखा जाता है ताकि जो एग्जिस्टिंग पार्टीज़ हैं जिसको भी उस पर ऑपोजिशन रेस करना है वो ऑपोजिशन रेस कर ले, और उसके बाद अगर 3 महीने तक कोई ऑपोजिशन नहीं आया, सब कुछ ठीक है, तब आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलता है और आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है। तो ये 5 स्टेप प्रोसीजर है किसी भी ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के लिए। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं वैलिडिटी ऑफ अ ट्रेडमार्क की ट्रेडमार्क जब हम कोई भी रजिस्टर करते हैं तो वो कितने टाइम के लिए वैलिड रहता है। एक ट्रेडमार्क 10 साल के लिए वैलिड होता है। जब उसका हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है, अप्रूवल मिल जाता है, तब से लेकर के 10 साल तक वैलिड रहता है। उसके बाद हमें टाइम रहते हुए उस ट्रेडमार्क को रीन्यू करवाना होता है। The trademark is registered for 10 years by the registrar. Hence, following the date of registration indicated in the registration certificate, a trademark registration will be valid for 10 years. The trademark registration must be entered into register of trademarks by the registrar when it is issued. जब कोई भी ट्रेडमार्क इशू होता है तो जो रजिस्ट्रार है वो अपने रजिस्टर में उसकी एंट्री कर लेता है, मेंशन कर लेता है। उस डेट से लेकर के 10 साल तक वो ट्रेडमार्क वैलिड रहता है। इन केस जो पार्टी है उसको अपना ट्रेडमार्क कंटिन्यू करना है तो उसको
उसके एक्सपायर होने के पहले उसको रिन्यूअल के लिए फाइल कर देना है। By submitting a trademark renewal application to the registrar prior to initial registration expiry, trademark owner can extend the trademark registration for an additional 10 years. हर बार जो रिन्यूअल है वो 10-10 साल का होता जाता है। अभी तक हमने देखा कि ट्रेडमार्क को कैसे रजिस्टर करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और ट्रेडमार्क की वैलिडिटी क्या होती है। अब हम देखते हैं कि ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के लिए कौन एलिजिबल होता है, कौन लोग हैं जो ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकते हैं। क्या सिर्फ कोई कंपनी कर सकती है, कोई पार्टनरशिप कर सकती है या इंडिविजुअल भी कर सकता है, इसके बारे में जानते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्ट डिस्टिंक्टिव ट्रेडमार्क्स, फ्रेजेस और ओरिजिनल कॉन्सेप्ट। ट्रेडमार्क बेसिकली ट्रेडमार्क एक्ट 1999 से रेगुलेट होता है एंड ट्रेडमार्क रूल्स 2017 से इसके रूल्स डिफाइंड हैं, जिसके अंदर ही आपको रह करके काम करना है। इंडिविजुअल्स, कंपनीज एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस कैन ऑल अप्लाई टू रजिस्टर ट्रेडमार्क्स इन इंडिया। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ट्रेडमार्क को अप्लाई करें। आप अगर इंडिविजुअल हैं, आपको अपनी किसी चीज़ के लिए ट्रेडमार्क चाहिए, अपने किसी बिजनेस के लिए, सर्विस के लिए, तो आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Yet particular requirements exist for each type of individual or business when submitting a trademark application. Why business? क्योंकि डिपेंड करता है आपका क्या बिजनेस है, उस हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप मान लीजिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपके आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो आपकी पार्टनरशिप डीड की रिक्वायरमेंट होगी, पार्टनर्स की डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। फॉलोइंग एंटिटीज कैन रजिस्टर एज ट्रेडमार्क इन इंडिया। अब हम देख रहे हैं कि कौन लोग हैं जो ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल। एन इंडिविजुअल पर्सन मे सबमिट अ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन एंड गेन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फॉर अ सिंबल और वर्ड दे इंटेंड टू यूज विदाउट एंगेजिंग इन एनी कमर्शियल एक्टिविटी। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई चीज़ है जिसके लिए हम ट्रेडमार्क रजिस्टर करना चाहते हैं, कोई डिज़ाइन है, हमको उसको ट्रेड नहीं करना है, हमको बिजनेस नहीं करना है, बस हमको उस डिज़ाइन को अपने लिए सेव करके रखना है, अभी के लिए, बाद के लिए, कभी के लिए, एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस, तो उस केस में हम ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकते हैं। जॉइंट ओनर्स। Joint owner of a business may jointly apply for a trademark and application must bear both the individual's name. जो भी joint owners हैं, चाहे 2 हो 3 हो, जो लोग jointly trademark को अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं एंड एप्लीकेशन में सारे जो भी ओनर्स हैं उनके नाम आने ज़रूरी है। थर्ड फॉर्म इज प्रोप्राइटरशिप फर्म। अगर आप सिंगली कोई बिजनेस कर रहे हैं इन अ प्रोप्राइटरशिप फर्म, किसी भी गुड्स में ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है अपने लिए, आपने कोई भी डिज़ाइन फाइनलाइज किया है अपने गुड्स के लिए, अपनी सर्विस के लिए, तो आप ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हैं अपनी फर्म के नाम पर, बट जो ट्रेडमार्क है वो आपके इंडिविजुअल नाम पे असाइन होगा। अ प्रोप्राइटरशिप फर्म में सबमिट अ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन इन द नेम ऑफ इट्स ओनर बट नॉट इन द नेम ऑफ बिजनेस और प्रोप्राइटरशिप। अगर आप सिंगली बिजनेस कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में, तो जो ट्रेडमार्क है वो ओनर के नाम पर आएगा, ना कि प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम पर। अगर मान लेते हैं आपका नाम श्याम है और आपकी श्याम एंड कंपनी फर्म है, तो ट्रेडमार्क आपके नाम पर आएगा, श्याम के नाम पे, ना कि श्याम एंड कंपनी के नाम पे, बिकॉज पॉसिबल है कि जो श्याम है उसकी 3-4 फर्म में हो। तो ट्रेडमार्क बेसिकली ओनर के नाम पर एसोसिएट होकर के आता है। Both the proprietorship name and the business name you give in your application will be considered independently. Then a partnership firm. Partnership business with maximum of 10 members must list all partners' name in the application when filing for a trademark. If a minor partner is present, then his guardian speaking on his behalf must be identified. एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 10 मेंबर्स की अगर फर्म है तो उसके सारे मेंबर्स के नाम जाते हैं एप्लीकेशन में, बट जो ट्रेडमार्क है
वो पार्टनरशिप फर्म के नाम से मिलता है। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल पार्टनर्स जो हैं वो भी ट्रेडमार्क को यूज़ कर सकते हैं इंडिविजुअल नेम पे, नहीं, ऐसा नहीं है। जो ट्रेडमार्क है वो फर्म के नाम से एसोसिएटेड होता है, बट यस, डिटेल्स में सारे ही पार्टनर्स के नाम जाते हैं। LLP, Limited Liability Partnership. The application should be made in the name of the Limited Liability Partnership. The partners in the corporation each have their unique identity. The trademark belongs to LLP, so partners cannot be the applicant. सेम केस है जैसे पार्टनरशिप बिजनेस में है कि जो ट्रेडमार्क है वो बिजनेस के नाम पर मिलेगा, LLP के या पार्टनरशिप के नाम पर मिलेगा। डिटेल्स सारे ही पार्टनर्स या मेंबर्स की जाएंगी। इंडिविजुअल मेंबर अपने नाम पर ट्रेडमार्क नहीं क्लेम कर पाएगा। इंडियन कंपनी, एनी इंडियन बिजनेस वेदर प्राइवेट लिमिटेड और in another form is required to submit a trademark application in the business name. As every incorporated business has its own identity, it should be noted that company's director cannot also be a trademark applicant. Because we all know जैसा कंपनी है, कंपनी अपने डायरेक्टर से, अपने शेयर होल्डर से अलग होती है। इन केस कोई डायरेक्टर निकल जाता है तो कंपनी नहीं बंद हो जाती है, कोई शेयर होल्डर चेंज हो जाता है, बेच देता है अपने शेयर्स, तो कंपनी नहीं बंद हो जाती है, क्योंकि कंपनी एक अलग आइडेंटिटी है। इसीलिए जो ट्रेडमार्क है कंपनी के नाम पर या LLP के नाम पे, वो उसकी अलग आइडेंटिटी के साथ एसोसिएटेड है। डायरेक्टर्स या पार्टनर्स उसको अपने इंडिविजुअल नाम पर नहीं क्लेम कर सकते हैं। फॉरेन कंपनी, इफ अ फॉरेन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी files for a trademark in India, it must be done so under the name registered abroad. Hence, it's crucial to indicate registration's kind, nation it came from and the law. अगर कोई फॉरेन कंपनी है और जिसकी इंडिया में भी होल्डिंग है, सब्सिडरी है, कोई ऑफिस है, ब्रांच है, और वो ट्रेडमार्क अप्लाई करती है, तो वो अपने ओरिजिनल जो उसका नाम जिस भी कंट्री में रजिस्टर्ड है, अपनी नेशनैलिटी के साथ, इन सब चीज़ों के साथ उसको ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। ट्रस्ट और सोसाइटी, तो अभी तक हमने देखा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वही लोग अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकते हैं। कोई ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, सोसाइटी है, कोई इंडिविजुअल है जो कमर्शियल एक्टिविटी में एंगेज्ड ही नहीं है, तो वो लोग भी अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकते हैं। द कंट्रोलिंग ट्रस्टी, चेयरपर्सन और सेक्रेटरी ऑफ अ ट्रस्ट और सोसाइटी मस्ट बी आइडेंटिफाइड व्हेन अ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन इज सबमिटेड ऑन देयर बिहाफ। ऑब्वियसली कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, LLP हो, पार्टनरशिप हो, जो कि सिंगल इंडिविजुअल की नहीं है, कंप्राइजेज ऑफ मोर देन वन इंडिविजुअल, तो वहाँ ज़रूरी है एक अथॉरिटी आइडेंटिफाइड हो जो एप्लीकेशन साइन कर रही है, सबमिट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, ताकि कभी कोई कॉन्वर्सेशन, कोई कम्युनिकेशन होना है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई भी ऑब्जेक्शंस हैं, डाउट्स हैं, उन्हें क्लियर कर सके, तो अप्रोचेबल होना चाहिए। इसीलिए ट्रस्ट के केस में या सोसाइटी के केस में भी कोई भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है, चाहे चेयरपर्सन हो, सेक्रेटरी हो, वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए दैट हु इज सबमिटिंग एप्लीकेशन ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, चाहे वो ट्रस्ट, सोसाइटी हो या कंपनी हो, नॉन लिविंग पर्सन है, वो इंडिविजुअली अपनी एप्लीकेशन नहीं सबमिट कर सकती है। कोई ना कोई लिविंग बीइंग है जो उसके पीछे से एक्ट कर रहा है, तो वो अथॉरिटी आइडेंटिफाइड होनी चाहिए। तो अभी हमने देखा कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्या होता है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में हमने कई सारी चीज़ें जानी कि कौन लोग हैं जो एलिजिबल हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए, प्रोसेस क्या है इसके रजिस्ट्रेशन का, वैलिडिटी 10 साल की है, फाइलिंग फ़ीस है 4500 रुपये की या 9000, विच एवर इज़ द केस, देन उसके डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। ट्रेडमार्क कैंसिलेशन भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि आता है, जिसमें अगर कोई भी ट्रेडमार्क ऐसा है जो रजिस्टर्ड है बट एक्टिवली यूज़ नहीं हो रहा है, तो उस केस में ट्रेडमार्क को कैंसिल भी किया जा सकता है। दो तरीके से ट्रेडमार्क कैंसिल हो सकता है। जो अथॉरिटी है जिसने ट्रेडमार्क लाइसेंस दिया है, आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट दिया है, वो चाहे तो वो कैंसिलेशन के लिए प्रोसीड कर सकती है, या जो रजिस्टर्ड पार्टी है जिसका ट्रेडमार्क है
वो चाहे तो वो अप्लाई कर सकता है कि अब मुझे इस ट्रेडमार्क की नीड नहीं है और मैं ट्रेडमार्क को सबमिट करके ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो ये प्रोसेस दोनों तरीके से हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशंस कि आपको ट्रेडमार्क अपना कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। इसके साथ ही ट्रेडमार्क एडिटिंग का भी एक ऑप्शन है, नॉट एडिटिंग एग्जैक्टली, रिविजन का, या उसमें अगर हमें कोई चेंजेस कराने हैं, करेक्शन कराने हैं, अमेंडमेंट कराने हैं। आपने ट्रेडमार्क अप्लाई किया, उसमें सर्टिफाई हो गया, सब चीज़ें हो गई, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, उसमें कोई भी एरर है, कोई भी चीज़ है जो आपको चेंज करानी है, अमेंड करानी है, तो आप उसके लिए भी एप्लीकेशन दे करके वो काम हो सकता है। तो हमने बेसिकली जाना ट्रेडमार्क के बारे में और क्यों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं जब हम ट्रेडमार्क की बात करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हम जिनकी बात करते हैं जब हम ट्रेडमार्क के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो नेस्ले हो, मैगी हो, एडिडास हो, नाइकी हो, प्यूमा हो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, जितने भी बड़े आपके ब्रांड्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेज़ॉन, ट्विटर, स्नैपचैट, आप जितने भी ब्रांड्स हैं अगर आप उनको ले लें तो सबका कोई ना कोई लोगो है। स्पेशली आज के डिजिटल वर्ल्ड में अगर हम देखें तो बिना लोगो के किसी भी चीज़ की आइडेंटिटी ही नहीं है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो मतलब बहुत छोटे छोटे ब्रांड्स हैं, कोई भी इमर्जिंग ब्रांड्स हैं, हर एक ब्रांड अपना एक लोगो ज़रूर डिज़ाइन करवाता है, अपनी वेबसाइट ज़रूर डिज़ाइन करवाता है, बिकॉज आज का जो समय है वो पूरा डिजिटलाइज्ड है। विजुअल इमेज जो है जो जितनी जल्दी दिमाग में रजिस्टर होती है बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी कोई बिज़नेस प्लान कर रहे हैं तो अपना लोगो ज़रूर रजिस्टर करवाइए, अपना ट्रेडमार्क बनवाइए, अपना लोगो रजिस्टर करवाइए, ताकि ये एक एडिशनल एज दे पाए आपके बिज़नेस को, आपके बिज़नेस को आगे ले जाने में। तो इस तरीके से हमने ट्रेडमार्क के बारे में समझा। अब कंटिन्यू करते हुए हम ट्रेड लाइसेंस के बारे में जानते हैं कि ट्रेड लाइसेंस क्या होता है। आइए अब हम जानते हैं ट्रेड लाइसेंस के बारे में। ट्रेड लाइसेंस और ट्रेडमार्क ऑब्वियसली बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। ट्रेडमार्क जैसा हमने देखा एक लोगो, एक डिज़ाइन, एक फ्रेज़ है, एक वर्ड है जिसको आप रजिस्टर करते हैं अपने बिजनेस को पहचान दिलाने के लिए, ताकि जो उसके कस्टमर्स हैं वो उसको पहचान पाए बिना ब्रांड का पूरा नाम जाने, सिर्फ लोगो देखें और क्लिक हो जाए, अच्छा ये तो अमेज़ॉन है, ये तो फेसबुक का है, ये तो इंस्टाग्राम का लोगो है, इस तरीके से। जबकि ट्रेड लाइसेंस जो है वो ऐसा लाइसेंस है जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को लेने के लिए जब आप अपना काम शुरू करते हैं किसी भी जगह में इंडिया में। ट्रेड लाइसेंस बेसिकली स्टेट वाइज डिफर करता है, इसलिए हम ट्रेड लाइसेंस के लिए एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि उसमें कितना टाइम लगेगा, उसकी कितने रिन्यूअल होना है, कितने टाइम पे कितनी फीस लगनी है, बिकॉज ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। ये बेसिकली म्यूनिसिपैलिटीज़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस जो होती हैं स्टेट्स की, वो गवर्न करती हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आपको ई नगर सेवा पोर्टल पे जा कर के अपना ट्रेड लाइसेंस लेना है। आप उसको ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड दोनों तरीके से ले सकते हैं। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं आपके लिए मैंडेटरी है कि आप ट्रेड लाइसेंस लें, अपने आप को रजिस्टर करें बिजनेस शुरू करने के पहले, टू अवॉइड एनी अदर पेनल्टी या कोई एक्शन जो गवर्नमेंट आपके ऊपर ले। तो इसलिए ट्रेड लाइसेंस एक लाइसेंस है जो आपको अपना शुरू करने के लिए बिजनेस लेना आवश्यक है, ज़रूरी है, मैंडेटरी है। बट ट्रेडमार्क इज़ नॉट such license. It is basically a logo, a design which you register for your business to make your business, to provide your business an identity, a easy identity, जिससे आपके बिजनेस को आराम से उसका कस्टमर पहचान पाए। तो आइए जानते हैं ट्रेड लाइसेंस के बारे में। Trade license is a document, certificate that gives permission to the applicant, person seeking to open a business, to commence a particular trade or business in a particular area or location. ट्रेड लाइसेंस बेसिकली ऐसा लाइसेंस है, डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेना है अपना बिजनेस शुरू करने के पहले, जिस भी जगह पे शुरू कर रहे हैं। मान लेते हैं मेरा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है और अब मैं कोलकाता में इसकी एक ब्रांच खोलना चाहती हूँ, तो मुझे कोलकाता में ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने यूपी में ले रखा है तो अब मुझे कहीं और इंडिया में काम शुरू करना है तो मुझे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, ट्रेड लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है।
हमें उस जगह पर ट्रेड लाइसेंस लेना होगा अगर हम कोई दूसरी ब्रांच ऑफिस दूसरे किसी स्टेट में खोल रहे हैं तो। It ensured that the business or trade is carried by adhering to all the standards of safety as issued by state municipal corporation. It protects the residents from being affected by any health hazards. ट्रेड लाइसेंस का जो बेसिक पर्पस होता है ये चेक करना होता है कि कोई भी बिजनेस जो आप कर रहे हैं वो लोकल रेजिडेंट्स को, सोसाइटी को इन जनरल कोई दिक्कत नहीं पहुंचा रहा है, नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। जैसे अगर आप कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो वो इंडस्ट्रियल एरिया में होनी चाहिए किसी भी सिटी की। आप मेन जगह पे जहाँ पे रेजिडेंट्स रहते हैं वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते हैं। आपका वेस्ट डिस्पोजल ठीक है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को जो एक बिजनेस में लगती हैं उनका प्रॉपर चेक रखता है जो आपका ट्रेड लाइसेंस है। गवर्नमेंट एक प्रॉपर चेक रखती है आपके ऊपर कि आप सारे मेंशन्ड चीज़ों को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। However, license does not allow the holder to carry out any other trade or business other than for it is issued. आपने जिस पर्पस के लिए लिया है, जिस बिजनेस को मेंशन करते हुए लिया है कि आप ये बिजनेस करेंगे, फॉर एग्जांपल आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आइसक्रीम की, अगर आपने मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम के लिए ट्रेड लाइसेंस लिया है और आप कल को सोचते हैं कि हम मैन्युफैक्चर ऑफ शूज़ भी करेंगे तो आपको वो ऐड करवाना पड़ेगा, उसके लिए और ट्रेड लाइसेंस में अपने अमेंडमेंट करवाना पड़ेगा, उसको रिकॉग्नाइज कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं है हमने एक जनरल ट्रेड लाइसेंस ले लिया ABC एंड एसोसिएट्स के बारे में और हम जो चाहे मर्जी उसमें मैन्युफैक्चर करें, ट्रेड करें, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट कोई भी लाइसेंस होता है, चाहे आप GST सर्टिफिकेट लेने की बात करें या आप ट्रेड लाइसेंस की बात करें या आप जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं उसकी बात करें, तो ऑब्जेक्ट्स डिफाइंड होने बहुत ज़रूरी हैं कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उसमें क्या काम करने वाले हैं। आगे चल करके अगर आपने उसमें कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो आपको अपने उस पर्टिकुलर लाइसेंस में अमेंडमेंट करना होगा, एडिशन करवाना होगा उस अपने ऑब्जेक्ट के लिए, उस एडिशनल ट्रेड के लिए, उस एडिशनल एक्टिविटी के लिए जो आप करना चाह रहे हैं। In the last 40 years, trade license has been issued in the country and is being regulated through Municipal Corporation Acts by the state government. जैसा हमने ट्रेड लाइसेंस के बारे में जब बात करनी शुरू की थी तो हमने बताया कि ट्रेड लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट्स रेगुलेट करती हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती है। जैसे GST है, ये सब जगह इसकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट सेम है। अगर आप कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, रिन्यूअल, टर्म्स एंड कंडीशंस चीज़ें सेम है। बट जो ट्रेड लाइसेंस होता है, क्योंकि ये स्टेट गवर्न करती है, तो उसके रिन्यूअल्स कितने टाइम पर होने हैं या लाइसेंस की फ़ीस, एप्लीकेबिलिटी, कंडीशंस, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट मोर और लेस मिलती जुलती है, कम ज़्यादा है, बट एग्जैक्ट सेम नहीं है। दिस हेल्प्स इन इंश्योरिंग that no one is severely affected by nuisance and health hazard of any trade or business. जैसा हम सभी जानते हैं इंडस्ट्री में बहुत तरह के वेस्ट निकलते हैं, ट्रेड है, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो जनरल पब्लिक को दिक्कत कर सकती है, हार्म कर सकती है, उनकी डे टू डे लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। तो ट्रेड लाइसेंस मेक्स श्योर कि चीज़ें सेफ रहें दोनों के एंड पे, बिजनेस के एंड पर भी एंड जनरल रेजिडेंट्स के एंड पर भी। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ट्रेड लाइसेंस, अलग अलग कैटेगरीज हैं ट्रेड लाइसेंस की। आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्री खोल रहे हैं, या आप मैन्युफैक्चरर हैं, या फिर आप ट्रेड कर रहे हैं, या आप कोई फूडिंग इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट चेन सेटअप कर रहे हैं, तो अलग अलग लाइसेंसेस आपके ऊपर अप्लाई होते हैं। जो इंडस्ट्रीज लाइसेंस है डिपेंड करता है आप स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं क्या है। शॉप लाइसेंस हो सकता है कि आप फायर वर्क्स वाली चीज़ों में डील कर रहे हों, तो उन सब चीज़ों के लिए अलग अलग लाइसेंस हैं, अलग अलग सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं। डेंजरस एंड ऑफेंसिव ट्रेड्स लाइक सेल ऑफ फायरवुड, क्रैकर मैन्युफैक्चरर, कैंडल मैन्युफैक्चरर, बार्बर शॉप एक्सेट्रा। फूड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस, रेस्टोरेंट, होटल्स, फूड स्टॉल, कैंटीन, सेल ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स, बेकरीज एक्सेट्रा। जैसे हमको पता है कि जब हम कोई भी फूड रिलेटेड काम करते हैं तो हमको FSSAI का लाइसेंस लेना मैंडेटरी है, उसके बिना हम कोई भी रीपैकिंग का भी इनफैक्ट काम नहीं कर सकते हैं। अगर हम इतना सा सिर्फ काम कर रहे हैं कि हमने पल्सेस
थोक में ले ली, उनको हम रीपैक करके स्मॉल पैक्स में करके उसको सेल कर रहे हैं, तो भी हमको फूड लाइसेंस लेना इम्पोर्टेंट है। Eligibility for applying trade license. The eligibility conditions for applying trade license are as follows. Obviously, applicant should be more than 18 years because 18 years के नीचे आप कभी भी legally enforceable नहीं हो पाओगे, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ पाओगे। कोई भी लाइसेंस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको 18 years above होना important है। The applicant should not have any criminal records. The business should be legally permissible. अब हम देखते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो ट्रेड लाइसेंस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट एक जनरल लिस्ट है, हो सकता है कि डिपेंडिंग ऑन स्टेट कोई एक आध डॉक्यूमेंट ज़्यादा या कम हो किसी स्टेट में, किसी स्टेट में नहीं। जैसे हम जानते हैं प्रोफेशनल टैक्स कुछ स्टेट्स में लेवी होता है, जैसे वेस्ट बंगाल में होता है, बट उत्तर प्रदेश में नहीं होता। तो इस तरीके से, क्योंकि जो ट्रेड लाइसेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं ये बेसिकली स्टेट गवर्न है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस गवर्न करती हैं, स्टेट रेगुलेट करता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकते हैं रिन्यूअल में। क्या फीस लगती है, कितनी वैलिडिटी है ट्रेड लाइसेंस की, डॉक्यूमेंट्स में हो सकता है थोड़े बहुत चेंजेस हो। तो इसलिए हम जितनी बात कर रहे हैं ये एक जनरल लेवल पर है। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन ऑफ ट्रेड लाइसेंस इज एज फॉलोज। एड्रेस प्रूफ ऑफ द बिजनेस, ID proof of the applicant, Aadhaar card, PAN of the individual in case of proprietorship, else of the firm or of the company। अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन का अप्लाई कर रहे हैं तो उसका लगेगा, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, प्रोप्राइटरशिप हो। प्रोप्राइटरशिप में तो इंडिविजुअल का ही पैन आएगा, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप का अलग से कोई पैन नहीं होता। पार्टनरशिप का पैन होगा, LLP का पैन होगा, प्राइवेट लिमिटेड का अलग पैन होगा। तो पैन ऑफ द फर्म, then memorandum of association in case of companies, partnership deed in case of partnership firm, then partnership deed in case of LLP as well, certificate of incorporation in case of companies। आप जो भी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैं, चाहे आप पार्टनरशिप होंगे, सोसाइटी होंगे, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होंगे, LLP होंगे, तो आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक ट्रेड लाइसेंस को अप्लाई करते वक्त रिक्वायर्ड होती हैं। Latest municipal property tax receipt in case premises owned, else आपका रेंट अग्रीमेंट या आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आपके किसी जानने वाले की premises है जो आपको बिना किसी रेंट के मिली है तो आपका कंसेंट लेटर होगा। बेसिकली आपको एड्रेस प्रूफ सबमिट करना होता है while obtaining a trade license। तो एड्रेस प्रूफ में अगर आपकी ओन्ड प्रॉपर्टी है तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी यूटिलिटी बिल दे सकते हैं, वाटर टैक्स का, हाउस टैक्स का। और अगर आपकी प्रीमाइसेस नहीं है, लीज्ड है, रेंटेड है, तो आपको रेंट अग्रीमेंट या लीज अग्रीमेंट देना होगा। अगर आपके किसी जानने वाले की, फॉर एग्जांपल आपके भाई की है, आपके पिता की है, तो उस केस में आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा, कंसेंट लेटर देना होगा। डिपेंड करता है, कभी हो सकता है ये प्लेन पेपर पे भी काम आ जाए, तो कभी हो सकता है कि आपको स्टैम्प पेपर के ऊपर NOC लेनी हो, कंसेंट लेटर देना हो। ऑफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी वेयर बिजनेस इज रजिस्टर्ड, NOC ऑफ द नेबर्स की, जो आपके जो नेबर्स हैं, जहाँ पर भी आप अपना स्टैब्लिशमेंट करने वाले हैं, आपके नेबर्स का NOC। सर्टिफाइड लेआउट प्लान ऑफ द ऑफिस, आप जो भी ऑफिस इस्टेब्लिश करने वाले हैं उसका ब्लूप्रिंट, उसका प्लान आपको ये भी अपलोड करना है, सबमिट करना है। यू कैन अप्लाई ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर ट्रेड लाइसेंस थ्रू लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। जो ट्रेड लाइसेंस का प्रोसेस है ये दोनों तरीके से होता है, ऑनलाइन भी होता है। आप इसकी वेबसाइट पे जाएं, जैसे यूपी में है तो आप और ऐसा नहीं है कि ट्रेड लाइसेंस की कॉमन वेबसाइट है ऑल इंडिया, नहीं, हर स्टेट की अपनी अलग अलग वेबसाइट है। तो आप इसकी वेबसाइट पे जाएं, ऑनलाइन जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर है उनको सबमिट करें, अपलोड करें और चेक करें कि आपका लाइसेंस आ रहा है कि नहीं। हो सकता है कभी कोई ऑब्जेक्शन रेज हो जाए, आपको रिजॉल्व करना हो, अप्रूव ना हो रहा हो, आपको तब डिपार्टमेंट जा करके क्वेरी सॉल्व करनी हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। या फिर आप इसको कम्प्लीटली ऑफलाइन मोड में अप्लाई करें, बिना वेबसाइट पे जाए, आप प्रॉपरली जितने पेपर्स हैं वो इकट्ठे करें, ठीक से फाइलिंग करें और जा करके एप्लीकेशन
दर्ज करें। अब हम बात करते हैं ट्रेड लाइसेंस फीस की। जैसा हमने बात करी थी कि ट्रेड लाइसेंस की एक फीस होती है, जब आप अप्लाई करते हैं आपको पे करनी होती है। डिपेंडिंग ऑन स्टेट टू स्टेट, बिजनेस टू बिजनेस ये फीस डिफर करती है। ट्रेड लाइसेंस fees may vary from state to state since it is issued by government agencies, state government agencies. The license fees are determined based on the rules, regulations prevailing in respective state. इसलिए हम generalize नहीं कर सकते कि हाँ 1000 रुपये फीस है या 10,000 रुपये फीस है। डिपेंडिंग ऑन स्टेट टू स्टेट, बिजनेस टू बिजनेस ये फीस वेरी करती है। In some states, trade license fees are charged on annual basis. कभी होता है कि वन टाइम फीस होती है, कभी होता है एनुअली होती है और कभी हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट हो। Whereas in other states, it is calculated based on the percentage of annual business turnover. कभी हो सकता है कि अगर existing business है तो आपके टर्नओवर के ऊपर कैलकुलेट हो वो फीस। अब हम जानते हैं प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग ट्रेड लाइसेंस। सबसे पहले हम देख रहे हैं, सबसे पहला स्टेप जो है वो नेविगेट टू द रिस्पेक्टिव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वेबसाइट। ये प्रोसेस ऑब्वियसली ऑनलाइन प्रोसेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं ट्रेड लाइसेंस को लेने के लिए। सबसे पहले हमें वेबसाइट पे जाना है और हमको वहाँ पे एप्लीकेशन जा करके भरनी है। एप्लीकेंट कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर लाइसेंसिंग इन द रिस्पेक्टिव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। फर्स्टली सेलेक्ट सिटीजन सर्विस ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू ऑफ द रिस्पेक्टिव वेबसाइट। आप वेबसाइट पे जा करके सिटीजन सर्विसेज मेन्यू सेलेक्ट करके प्रोसीड कर सकते हैं। साइन अप सब्सिक्वेंटली आपको फिर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। क्लिक ऑन अप्लाई फॉर ऑनलाइन लाइसेंसेस। हेयर एप्लीकेंट कैन रजिस्टर एंड फिल अप ऑल द डिटेल्स। अपनी जितनी भी बेसिक डिटेल्स हैं, नाम, पता, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ भरनी होती हैं। नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। वंस द एप्लीकेंट सबमिट्स द डिटेल, सिस्टम आईडी और पासवर्ड जनरेट करता है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है और फॉर्म को भरना है। लॉगिन विद द आईडी एंड पासवर्ड टू अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस। ऑल इंफॉर्मेशन मेंशन्ड इन द फॉर्म सच एज टाइप ऑफ बिजनेस, एनओसी, टैक्स डिटेल्स ऑफ योर बिजनेस मस्ट बी फिल्ड प्रॉपरली। आपको अपने लॉगिन करने के बाद जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको अपने बिजनेस की सारी डिटेल्स यहाँ पर भरनी है। Submit form and upload documents. Once it is filled, click on submit button and upload the documents. Application and documents are then verified by the urban local bodies officials. Obviously कोई ना कोई पोर्टल के उस साइड बैठा है, ऑफिसर बैठा है जो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रहा है। जब आप फॉर्म भर देते हैं, सारी डिटेल्स भर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, उसके बाद जो आपका म्यूनिसिपल ऑफिसर है वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखता है और वेरीफाई करता है। जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपका यूनिक नंबर जनरेट होता है, यूनिक एप्लीकेशन नंबर। वंस वेरीफाइड, यूनिक एप्लीकेशन नंबर विल बी ऑटोमेटिकली जनरेटेड। उसके बाद आप फीस पे करते हैं। जो भी आप लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, ट्रेड लाइसेंस, डिपेंडिंग ऑन दी स्टेट आपकी क्या फीस आती है ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करने की। द पेज विल redirect to payment window, then prescribed fees has to be paid by clicking on make payment. You will get to choose different modes of trade license fees payment online. आपको कौन से मोड से पे करनी है, नेट बैंकिंग है, आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से करनी है, यूपीआई से करनी है, या आपको चालान के थ्रू करनी है। आपके पास पेमेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, आपको फीस पे करनी है। जब आपका ये सारा चीज़ें हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगी, आपका लाइसेंस जनरेट हो जाएगा, ट्रेड लाइसेंस जनरेट हो जाएगा। Once the fee is paid, license number will be issued. अब हम बात करते हैं ट्रेड लाइसेंस के रिन्यूअल की। कोई भी लाइसेंस लाइफ टाइम नहीं मिलता है। आप जब लाइसेंस लेते हैं वो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए मिलता है। आपने लाइसेंस लिया, हो सकता है उसकी वैलिडिटी 1 साल की हो, हर साल उसका रिन्यूअल हो, या फिर आफ्टर 5 years हो, आफ्टर 10 years हो। डिपेंडिंग ऑन स्टेट टू स्टेट इसका क्या रिन्यूअल टाइम है वो डिपेंड करेगा आप किस स्टेट में फॉल करते हैं। स्टैटिकली द रिन्यूअल ऑफ ट्रेड लाइसेंस जनरली जो होता है वो जनवरी से मार्च के पीरियड के बीच में होता है। वैलिडिटी issued by municipal authority is period of 1 year and requires renewal every year. Application for renewal of trade license must be made within 30 days from date of its expiry. अगर आपका लाइसेंस 31 मार्च को एक्सपायर हो रहा है तो आप बेहतर है 1 मार्च से उसका रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना शुरू कर दें। In case renewal process is delayed,
then it may attract fine depending on the rules and regulations of the issuing authority. Obviously अगर आपका ट्रेड लाइसेंस है और वो एक्सपायर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और आप बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, आपने टाइमली रिन्यूअल नहीं कराया है, तो आपको फाइन पेनल्टी देनी ही पड़ेगी. Following are the documents that need to be submitted for renewal of the license: original copy, previous year challans, up-to-date property tax paid receipt. ये सारी चीज़ें आपको ट्रेड लाइसेंस रिन्यू करते वक्त देनी पड़ेंगी. जब आपका ट्रेड लाइसेंस खो जाता है तो आप डुप्लीकेट ट्रेड लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. उस केस में आपको FIR की कॉपी भी देनी पड़ती है. Requirement to obtain trade license: government has made it mandatory for one to obtain trade license to ensure that the person is not carrying on any unethical business practice and is following relevant rules, safety measures and safety guidelines. जैसा हमने सेशन में जब ट्रेड लाइसेंस के बारे में बात करनी शुरू की तो हमने मेंशन किया ट्रेड लाइसेंस का पर्पस ही ये है कि जो भी बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है वो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड में रहे और वो सेफ्टी हेल्थ हजार्ड्स को अवॉइड करते हुए जो रेजिडेंट्स हैं उनको सेव करते हुए ही चले. सारी सेफ्टी गाइडलाइंस, सेफ्टी मेजर्स एक बिजनेस फॉलो करे. A licensed business protects its owners against certain types of liability. If damage or injury occurs, personal finances would not be stake in any settlement. अगर कोई भी इंजरी डैमेज होता है ड्यू टू बिजनेस तो कहीं ना कहीं बिजनेस लायबल होगा. अगर ट्रेड लाइसेंस नहीं है तो ट्रेड लाइसेंस इंश्योर्स जब आपको मिलता है और हर साल रिन्यू होता है कि आप विद इन दी मेजर्स, विद इन दी गाइडलाइंस काम कर रहे हैं. Various types of trade license offer different levels of protection. In case if a person operates or runs a business without trade license, government can impose fine penalty that may lead to closure of the business. Depend करता है अगर आपका बिजनेस आपने ट्रेड लाइसेंस नहीं ले रखा, आप बिजनेस कर रहे हैं कि फाइन पेनल्टी से काम हो जाता है. ये इतना ज़्यादा वायलेशन हो गया है कि गवर्नमेंट आपके बिजनेस को बंद करने के लिए ही एक्शन ले ले. तो जैसा हमने देखा आज के सेशन में ट्रेड लाइसेंस और ट्रेडमार्क के बारे में कि ट्रेडमार्क क्या होता है. ट्रेडमार्क एंड ट्रेड लाइसेंस थोड़े सिमिलर टर्म्स हैं. कई बार होता है कि जो जनरल जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों के बीच में. उसके लिए आज का सेशन हुआ जिसमें हमने समझा कि ट्रेडमार्क इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम ट्रेड लाइसेंस. ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क एक बेसिकली लोगो है, डिज़ाइन है जो आपके बिजनेस को पहचान देता है. ट्रेड लाइसेंस बेसिकली एक लाइसेंस है, सर्टिफिकेट है जो आपको स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है आपके बिजनेस की सेफ्टी के लिए और आपका बिजनेस दूसरों के लिए सेफ रहे इसके लिए कि आपका बिजनेस जो प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं, उनको फॉलो कर रहा है. इन चीज़ों के लिए ट्रेड लाइसेंस होता है. आपको ज़रूरी है कि आप कभी भी जब बिज़नेस शुरू करें तो आप ट्रेड लाइसेंस ऑब्टेन बिना किए बिज़नेस को शुरू मत करें. अदरवाइज़ जब गवर्नमेंट की नोटिस में आएगा तो आपके ऊपर फाइन, पेनल्टी या क्लोजर ऑफ बिजनेस का एक्शन भी हो सकता है. हमने आज के सेशन में देखा कि क्या वेरियस डॉक्यूमेंट्स हैं इन दोनों के केस में जो ज़रूरत होते हैं, क्या प्रोसेस है. आप ट्रेड लाइसेंस को ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में अप्लाई कर सकते हैं. ट्रेडमार्क को आप ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे. इन सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना. हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको आपकी ज्ञान में वृद्धि किया होगा, आपको पसंद आया होगा. आपको अगर कोई भी डाउट्स हैं आज के सेशन के बारे में, आज के टॉपिक के बारे में, ट्रेडमार्क और ट्रेड लाइसेंस के बारे में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं. आप हमसे हमारे जूम सेशन में जुड़ सकते हैं जिसमें आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं. इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं. थैंक यू वेरी मच. बिजनेस पाठशाला के बिजनेस आइडिया सेगमेंट में आप जानते हैं कुछ यूजफुल बिजनेस आइडियाज और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम आपके लिए लाए हैं मेटल एंड अलॉय बिजनेस आइडियाज. आज का हमारा पहला बिजनेस आइडिया है लॉक मैन्युफैक्चरिंग. लॉक के बारे में तो सब जानते ही होंगे क्योंकि पुराने समय से अभी तक लॉक का प्रयोग किया जा रहा है.
लॉक एक तरह का मैकेनिकल डिवाइस है जिसे एक स्पेसिफिक की द्वारा खोला या बंद किया जाता है। लॉक का प्रयोग सुरक्षा कारणों से हाउसेज, वॉल्स और बिल्डिंग्स में किया जाता है। लॉक को बनाने में ब्रास, स्टील, आयरन या फिर इन्हीं मेटल्स के अलॉयज का यूज होता है। लॉक बहुत प्रकार के होते हैं, पर डेड बोल्ट्स, पैडलॉक्स, नॉब लॉक्स और लीवर्स कुछ कॉमन टाइप्स हैं जिन्हें व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आजकल फिंगरप्रिंट स्कैन्ड लॉक्स और स्मार्ट डोर लॉक्स भी काफी ट्रेंड में हैं। अब बात करते हैं लॉक मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस रिक्वायरमेंट्स की। लॉक के स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए 1800 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया, 15 से 18 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी, 12 से 15 मैन पावर और 32 से 35 लाख के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। इस बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन 10% से 12% तक होता है। अब बढ़ते हैं आज के हमारे अगले बिजनेस आइडिया की ओर, जो है कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड ऑटोमोबाइल इंजन का एक पार्ट है। कनेक्टिंग रॉड का काम इंजन में क्रैंकशाफ्ट को पिस्टन से कनेक्ट करने का है। इसका बेसिक फंक्शन क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन के बीच मोशन ट्रांसफर का है। कनेक्टिंग रॉड को ऑटोमोबाइल्स और स्टीम इंजन्स के इंटरनल कंबस्शन इंजन्स में उपयोग किया जाता है। इन्हें बनाने में आमतौर पर कार्बन स्टील, माइक्रोअलॉयड स्टील और स्फेरोडाइज्ड ग्रेफाइट कास्ट आयरन का यूज होता है। कनेक्टिंग रॉड के बिजनेस रिक्वायरमेंट की बात करें तो इनिशियल लेवल पर 300 से 400 पीसेस पर डे की कैपेसिटी के साथ इस बिजनेस के लिए आपको 8000 से 10000 स्क्वायर फीट एरिया, 75 से 80 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी और 35 से 40 मैन पावर की आवश्यकता होती है। साथ ही इस बिजनेस के लिए 80 लाख से 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है और इस बिजनेस से 12% से 15% का एनुअल प्रॉफिट मार्जिन आसानी से कमा सकते हैं। आज का हमारा तीसरा बिजनेस आइडिया है हैंड टूल्स। हैंड टूल्स जिसे केवल हाथों से बिना मोटर का यूज किए ऑपरेट किया जाए। हैंड टूल्स में प्लायर्स, फाइल्स, कटर्स, रेंचेस, स्ट्राइकिंग टूल्स, हैमर्स, विजर्स, क्लैम्प्स, चिजल्स, स्निप्स, नाइफ्स, ड्रिल्स, हैकसॉस के साथ और भी बहुत से टूल्स शामिल हैं। ये सभी टूल्स घर से लेकर फैक्ट्रीज में काफी फंक्शंस ऑपरेट करने के लिए काम आते हैं, जैसे चिजलिंग, कटिंग, सॉइंग, फाइलिंग या हैमरिंग आदि। इन्हें कार्बन स्टील, क्रोमियम वेनेडियम स्टील या क्रोम मोलिबेडनम स्टील की मदद से मैन्युफैक्चर किया जाता है। हैंड टूल्स के बिजनेस को 4000 से 4500 पीसेस पर डे की कैपेसिटी से शुरू करने के लिए आपको 6000 से 7000 स्क्वायर फीट एरिया, 120 से 150 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी और 55 से 60 मैन पावर की आवश्यकता होती है। 139 से 150 लाख तक इन्वेस्टमेंट करके इस बिजनेस से आप 15% से 20% तक लाभ कमा सकते हैं। आज का हमारा चौथा और आखिरी बिजनेस आइडिया है डंबल। अगर आप हेल्थ इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या उससे थोड़ा भी लगाव रखते हैं तो आपको डंबल के बारे में तो पता ही होगा। डंबल वेट ट्रेनिंग उपकरण है। फिटनेस यात्रा शुरू करने के लिए डंबल सभी के लिए सबसे पहला और पसंदीदा साधन है। ये दैनिक व्यायाम करने के लिए बहुत से युवाओं, पावर लिफ्टर्स और एथलीट्स द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। डंबल बाइसेप्स, शोल्डर्स और चेस्ट एक्सरसाइज के लिए बेस्ट माने जाते हैं। अगर आप इस उभरते बिजनेस आइडिया को अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स इस तरह से हैं। डंबल बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड एरिया 2500 से 3000 स्क्वायर फीट होता है, जहां 40 से 50 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। इसमें 8 से 10 मैन पावर की आवश्यकता होती है। डंबल बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली मशीन की कॉस्ट लगभग 20 से 25 लाख तक होती है। 26 से 33 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को शुरू करके आप आसानी से 15% से 18% तक का प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। अभी आप जूम सेशन के माध्यम से एक्सपर्ट से डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।